हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरफन मौला बॉय। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद या कहिए तो रामबाण साबित होगा जो स्टूडेंट बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आगामी आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत फ़ायदा करने वाला है। इस वीडियो में लगभग 1000 प्रश्न होंगे, जिसमें जीके और जीएस लगभग सभी सब्जेक्ट से 100 प्रश्न रहेंगे। तो आइए बातें कम क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट में रिवीजन के तौर पर करते जाएंगे, क्योंकि अब तक जो पढ़ा बस अब उसे रिवीजन करना है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है और पूरा वीडियो देखना है, तभी इस वीडियो का फ़ायदा एग्ज़ाम में दिखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? आंसर होगा 4 नंबर पुराण। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है, वह विश्व में अलभ्य है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? आंसर होगा 2 नंबर यजुर्वेद। बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। आगे है, जातक किसका ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर बौद्धों का। आगे है क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न मतलब होता है इसका, मिलिंद पन्हो का मतलब मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यह क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है। इसमें अधिकांशतः विद्यार्थी आर्थिक जीवन लगा देते हैं, लेकिन आप लोग को आर्थिक जीवन नहीं लगाना है, यह राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। तो आगे है क्वेश्चन, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा रासतरंगिणी। आगे है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर पतंजलि। आगे है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? आंसर हो जाएगा 3 नंबर अग्निमित्र। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा 2 नंबर बाणभट्ट। 16 नंबर है, विक्रमा चरित्र के रचनाकार का नाम है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर बिल्हन। आगे है, चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर पृथ्वीराज रासो। आगे क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इंडिका। आगे है, जियोग्राफिया की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा 3 नंबर स्ट्रेबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर नेचुरलिस हिस्टोरिया। आगे है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा 4 नंबर अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। आगे है, फाहियान कहाँ का निवासी था? आंसर हो जाएगा 3 नंबर चीन का। आगे है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा 4 नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आंसर होगा 4 नंबर वेनसांग। आगे क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? आंसर हो जाएगा 1 नंबर पाल। आगे है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आंसर होगा 1 नंबर महमूद गजनवी। आगे है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आंसर होगा मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? दक्षिण अफ्रीका का ये यात्री था इब्न बतूता, किसके शासनकाल में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था।
आगे है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा एक गुफाओं के शैल चित्र के लिए। आगे प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे। आंसर हो जाएगा एक स्वर्ण भूमि। 71 नंबर है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। आगे है प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप किस भाषा में लिखा गया है। आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। आगे है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आंसर हो जाएगा एक कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था। आंसर हो जाएगा 1 नंबर व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आंसर हो जाएगा 2 नंबर शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आंसर हो जाएगा एक ईंट से। आगे है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आंसर हो जाएगा 3 नंबर कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। आंसर हो जाएगा 2 नंबर लोथल। आगे है महावीर का मूल नाम था। आंसर हो जाएगा वर्धमान। आगे है किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को। आगे है दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। आंसर हो जाएगा 3 नंबर चालुक्यों सोलंकी ने। आगे नागार्जुन कौन थे। आंसर हो जाएगा 4 नंबर बौद्ध दार्शनिक। आगे है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। 24वें। अगला क्वेश्चन है भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया। आंसर हो जाएगा 3 नंबर यूनानियों ने। आगे भारतीय के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया। आंसर हो जाएगा एक कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी। आंसर हो जाएगा 3 नंबर कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। आंसर हो जाएगा 1 नंबर कनिष्क। शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। आंसर हो जाएगा कनिष्क। आगे है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। आंसर हो जाएगा एक पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। आंसर होगा 3 खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। आंसर होगा 4 नंबर वास्तुकला। अगला क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। आंसर होगा 1 नंबर मोहम्मद गौरी। अगला है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। आंसर हो जाएगा 3 नंबर इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाने जाना वाला भारतीय शासक कौन था। आंसर होगा 3 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे क्वेश्चन है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आंसर हो जाएगा खान। 37 है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। आंसर हो जाएगा 1 नंबर कुतुबुद्दीन। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ऐसे सब क्वेश्चन, इसीलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुने और याद कर लें। आगे है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। आंसर होगा 3 नंबर इल्तुतमिश। याद रखिएगा कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। आंसर होगा 1 नंबर गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। आंसर होगा 2 नंबर कल्लड़ ने। आगे है वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है। आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी।
आगे क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? आंसर होगा 2 नंबर अकबर। 12 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? आंसर होगा 2 नंबर अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? आंसर हो जाएगा 4 नंबर फारसी। आगे है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? आंसर हो जाएगा अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध से 1526 में हुआ था। आगे है क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा 3 नंबर जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? आंसर होगा 1 नंबर अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनीय डायरी यानी कि डायरी में दिया है? आंसर होगा 3 नंबर बाबर। आगे है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। आगे है 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा 2 नंबर नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? आंसर होगा 3 नंबर 9 मई 1858। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आंसर होगा 3 नंबर आरसी मजूमदार। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। आगे होगा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आंसर होगा 1 नंबर मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे? आंसर हो जाएगा 4 नंबर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आंसर होगा 2 नंबर कुंवर सिंह। आगे क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? आंसर होगा ओडायर REH डायर। आगे है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? आंसर होगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? आंसर होगा कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आंसर होगा एक माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। आगे है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आंसर हो जाएगा 3 नंबर सी राजगोपालाचारी। भारतीय बोले अगर तो सी राजगोपालाचारी होगा और नहीं तो माउंटबेटन होगा। आगे कायदे आजम किसे कहा जाता है? आंसर होगा 1 नंबर मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में भी।
आगे क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। तो यहाँ पर लगभग हिस्ट्री का 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आगे हम करेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी में भी लगभग 100 प्रश्न होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। आगे देखते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? आंसर होगा 2 नंबर 1946 में। आगे भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 2 नंबर 9 दिसंबर 1946 को। आगे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर होगा 4 नंबर दिल्ली में। आगे संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा 2 नंबर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वो अस्थायी अध्यक्ष थे सबसे पहले। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। आगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बताए थे, आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। आगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी बताए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? वही क्वेश्चन है सेम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर होगा बेनेगल नरसिंह राव, जिसको BN राव भी कहा जाता है। आगे संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। बस अस्थायी याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी बोले तब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ये वाला। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी संसदीय प्रणाली। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यह नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था, इसी को आयरिश संविधान कहा जाता है। आगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यह होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे अधिक स्रोत भारत में यहीं से लिए गए थे, भारत के संविधान स्रोत में। आगे है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? आंसर होगा 2 नंबर कनाडा। संघीय व्यवस्था जहाँ पर आए वहाँ कनाडा टिक लगाना है। आगे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई थी। समवर्ती मतलब ऑस्ट्रेलिया। आगे भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? आंसर होगा 2 नंबर कनाडा। संघ और राज्य बोले संघीय जहाँ आए वहाँ पर कनाडा टिक लगाना है। आगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा रूस से, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। आगे हो जाएगा भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत वही है आयरलैंड के संविधान से। आगे है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? आंसर हो जाएगा भारतीय मौलिक अधिकार बोल रहा है तो मौलिक अधिकार हो जाएगा अमेरिका से। आगे भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली बोलेगा तो ब्रिटेन यानी ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। आगे भारत के संविधान निर्माताओं से न्यायिक पूर्वालोकन से के विचार को कहाँ से ग्रहण किया गया है? न्यायिक पूर्वालोकन जैसे ही आएगा तो हमें मारना है यहाँ पे अमेरिका।
आगे क्वेश्चन है, नीति आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। आगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा एक नंबर अनुच्छेद 44 से। आगे क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। आगे है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 44। आगे है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? आंसर होगा एक नंबर अनुच्छेद 19। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 39(1). आगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? आंसर होगा 2 नंबर अनुच्छेद 3। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। इस पर मूवी भी बना है एक, आर्टिकल 15 नाम से, बहुत ही अच्छा मूवी है, जाकर देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? आंसर होगा एक नंबर अनुच्छेद 347। आगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 28। आगे, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 149। आगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? आंसर होगा अनुच्छेद 112। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? आंसर होगा स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। आगे है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? आंसर हो जाएगा राज्य। आगे है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर होगा गोवा। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? आंसर हो जाएगा एक नंबर 14 वर्ष तक के बच्चों को। आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मतलब मूल अधिकार में परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है और नीति निर्देशक सिद्धांत में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह फिक्स है। आगे है 33 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। आगे क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर अनुच्छेद 39(1). आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत जहाँ भी आए तो वहाँ अनुच्छेद 40 होगा। 37 नंबर है, भारतीय नागरिक
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा 4 नंबर अनुच्छेद 50। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर अनुच्छेद 51। आगे क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? आंसर होगा 1 नंबर 55 सदस्य। आगे है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 4 नंबर 84। निम्नलिखित राज्यों संशासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, तीनों में केवल एक ही सीट है। आगे भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम, आंसर होगा 4 नंबर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया? आंसर होगा 2 नंबर 5वीं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। आगे है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? आंसर होगा 4 नंबर लोकसभा को। आगे है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? आंसर होगा 1 नंबर सामान्य विधेयक। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा संसद, 3 नंबर। आगे है, कौन सा कानून ये निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? आंसर होगा 2 नंबर भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? आंसर होगा 3 नंबर अधीनस्थ न्यायालय। आगे है, भारत में न्यायपालिका है, आंसर होगा 1 नंबर स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर एकीकृत। आगे है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आगे है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका आंसर होगा मौलिक अधिकार है। आगे, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? आंसर होगा 4 नंबर सर्वोच्च न्यायालय से। आगे, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, आंसर होगा 3 नंबर अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? आंसर होगा वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आंसर होगा अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। आगे, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? आंसर होगा निर्वाचन आयोग। आगे है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में लोकसभा एक लक्षण समान है। आंसर होगा वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। आगे, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? आंसर होगा 4 नंबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा 3 नंबर राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, आंसर होगा 4 नंबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
आगे है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है, आंसर होगा 3 नंबर मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे है संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ, आंसर होगा 4 नंबर 1994 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, आंसर होगा 1 नंबर राष्ट्रपति द्वारा। अगला है क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। आगे क्वेश्चन है संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर राष्ट्रपति। आगे है संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है, आंसर होगा 1 नंबर संसद। आगे है भारत के निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। आगे वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है, आंसर होगा 4 नंबर इनमें से सभी का। जम्मू कश्मीर भी है, पुडुचेरी भी है और दिल्ली भी है। आगे है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर उपराज्यपाल कहा जाता है। आगे संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है, आंसर होगा 2 नंबर उपराज्यपाल। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है, आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप के। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर लद्दाख। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेंस लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है, आंसर होगा 3 नंबर 52वां संशोधन। आगे है संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये होगा दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित प्रावधानों से। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर 7वें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST जिसे कहते हैं का प्रावधान करता है, आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क या ए बोलते हैं इसे, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है, आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है, आंसर हो जाएगा संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। आगे संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई, आंसर हो जाएगा 1 नंबर 24वां संशोधन। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटी से भी 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो चलिए आगे हम इकोनॉमिक्स के प्रश्न करेंगे।
प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिनमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिनका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। आंसर होगा 2 नंबर समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। आगे प्रश्न है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। आंसर हो जाएगा 2 नंबर एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर उपयुक्त सभी पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन एवं बाजार का आकार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। आंसर हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। अगला प्रश्न है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्रोमर। अगला प्रश्न है ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर मुद्रा के प्रचलन। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर मूल्य का स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। आंसर होगा 4 नंबर गर्म मुद्रा। आगे है हवाला। हवाला क्या होता है। हवाला होता है 1 नंबर विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। अगला प्रश्न है हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अगला प्रश्न है सॉफ्ट करेंसी क्या है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। यहाँ पर सॉफ्ट में हो जाएगा हार्ड में हो जाएगा कम हो और सॉफ्ट में हो जाएगा अधिक हो। आगे प्रश्न है 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी निम्न में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था। आंसर हो जाएगा कृषि सेक्टर की अपेक्षा। अगला प्रश्न है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी। आंसर होगा 2 नंबर 1948। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1991 से 92। आगे प्रश्न है भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। आंसर होगा 3 नंबर एक औद्योगिक बैंक के रूप में। अगला प्रश्न है भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था। आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1991। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर महाराष्ट्र। वैसे तो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, अगर प्रश्न आएंगे भी तो वो करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन जो कि रिसेंट में हुआ होता है उससे ही प्रश्न बनते हैं। ये सब क्वेश्चन ओल्ड हो गए हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सब में पूछा गया है, प्रश्न पूछा हुआ सारे प्रश्न हैं, इसीलिए अच्छे से ध्यान से सुनना है इसको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है। एक क्वेश्चन हो गया था, यह है महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आंसर होगा 1 नंबर उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था। आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HIV नहीं है।
HYV नहीं है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर रत्ना। अगला प्रश्न है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर रोम में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। आंसर होगा 1 नंबर जयपुर में, राजस्थान। जयपुर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। आंसर हो जाएगा 2 नंबर खरीफ का मौसम। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। आंसर होगा 3 नंबर 1998 में। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आंसर होगा 1 नंबर पतन नगर में। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर गेहूं से। आगे प्रश्न है विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1975 में। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। आंसर होगा 1 नंबर दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है योजना काल में सर्वाधिक संवृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी। आंसर होगा 2 नंबर 10वीं अनुसूची 10वीं योजना काल में। अगला प्रश्न है चल योजना रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा 134 का 2 नंबर 1 व 3। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। और 3 नंबर यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। अगला प्रश्न है नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी। आंसर होगा 2 नंबर दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर तृतीय योजना 1966 से 71 नहीं बल्कि 66 से 69 हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर तीसरी योजना 1966 से 71। सही नहीं वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन दे दिया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। कौन सा सुझाव कौन सा समिति दी थी। इस टॉपिक से एक प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है LK झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था। आंसर होगा MANVAT मैन वैट। अगला है चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी। आंसर होगा 12 का सी नंबर उपयुक्त दोनों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है रेखी समिति गठित की गई थी। आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। अगला प्रश्न है भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी गई है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर राकेश मोहन समिति। अगला प्रश्न है RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर बीमा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। आंसर हो जाएगा उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है आबिद हुसैन समिति गठित की गई। आंसर हो जाएगा 2 नंबर लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। अगला प्रश्न है नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों छोटे पैमाने के उद्योग की साख समस्या की जांच करना एवं छोटे उद्योगों की
रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। अगला प्रश्न है चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर शेयर से। शेयर मार्केट होता है ना, सेबी। अगला प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा 2 नंबर B.S. मिन्हास। अगली क्वेश्चन है इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर चित्रा सुब्रमण्यम। आगे प्रश्न है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पुस्तक से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं? आंसर हो जाएगा 2 नंबर सर एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा जगदीश भगवती। अगला प्रश्न है एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है? आंसर होगा 3 नंबर गुन्नार मिर्टल। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आंसर होगा कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई थी? आंसर है 4 नंबर द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, जबकि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर ऑन इकोनॉमिक्स इन इक्वलिटी पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ये सब अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स से भी 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे हम देखेंगे अगले सब्जेक्ट का। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सब्जेक्ट है जियोग्राफी का। यहाँ से करीब हर एक एग्ज़ाम में 2 से 4 प्रश्न या तो 5 प्रश्न लगभग आते ही आते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर 71%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर सूर्य। अगला प्रश्न है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? यानी कि हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हीलियम। अगला प्रश्न है 37। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर 8.3 मिनट। आगे प्रश्न है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88 दिन सबसे छोटा दिन होता है घूर्णन काल इसका। अगला प्रश्न है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? आंसर हो जाएगा 2 नंबर बुध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? आंसर हो जाएगा 2 नंबर बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर बुध 88 दिन में। अगला प्रश्न है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर बुध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर बुध।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर होगा 1 नंबर बुध। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर जापानी। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? आंसर होगा 2 नंबर जापान। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? आंसर होगा एस तरंग। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? आंसर होगा यह भी भूकंपीय तरंग। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर भूकंप का। अगला प्रश्न है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर होगा एक समभूकंप रेखा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? आंसर होगा 2 नंबर सहभूकंप रेखा। अगला प्रश्न है, समभूकंप रेखा आइसोसेमी सेस्मल लाइन का आकार प्रायः होता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर अनियमित। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर टेक्टोनिज्म। अगला प्रश्न है, अग्नेय वलय। अगला प्रश्न है, अग्नि वलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है, कितना % आता है? आंसर होगा 68%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर सुनामी। धरातल पर नहीं होता है बल्कि समुद्र में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्वय प्राकृतिक आपदा है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर भूकंप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा 1 नंबर अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमानों की सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1 से 12। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? आंसर होगा 3 नंबर क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर ओजोन मंडल में। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्षोभ मंडल। सभी वायुमंडलीय परिघटना इसी मंडल में होते हैं और हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः देश में उड़ते हैं, वही प्रश्न है समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बरहीमंडल सबसे बाहरी परत कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? आंसर होगा समताप मंडल में। प्रश्न आगे, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1013.25 मिलीबार। आगे प्रश्न है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है?
आगे प्रश्न है वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। आंसर होगा 1 नंबर ठंडी तथा शुष्क। अगला प्रश्न है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है। तूफानी मौसम या अत्यधिक वर्षा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। आंसर होगा सागर तल पर। आगे प्रश्न है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। आंसर होगा 5वां भाग। आगे प्रश्न है भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल। इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, इससे भी 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर अटाकामा मरुस्थल सबसे ठंडी मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, जहाँ पर कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। आंसर होगा 2 नंबर यूरोप। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर अफ्रीका में। अगला प्रश्न है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर चिली। आगे प्रश्न है मरुद्वीप किससे संबंधित है। आंसर होगा 4 नंबर रेगिस्तान। आगे है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आंसर होगा 4 नंबर डनकाली मरुस्थल लीबिया नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है। ये भी सुमेलित नहीं है। आंसर है इसका 1 नंबर दस्त-ए-लूत इराक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 33 का 4 नंबर गिब्सन ब्राज़ील। आगे प्रश्न है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आंसर होगा 4 नंबर अमेजन। और सबसे चौड़ी नदी भी अगर पूछे तो ये इसका भी आंसर अमेजन ही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर राइन। व्यापारिक नदी भी राइन को कहा जाता है। और सबसे व्यस्त नदी भी व्यापार का राइन ही होगा। अगला प्रश्न है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। आंसर होगा 2 नंबर कैस्पियन सागर में। अगला प्रश्न है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। आंसर होगा 2 नंबर राइन नदी को। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, वही क्वेश्चन अभी पीछे बताए थे। आंसर होगा राइन 6 का 3। अगला प्रश्न है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर वोल्गा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर जायरे। अगला प्रश्न है पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। आंसर होगा 4 नंबर लाप्लाटा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। आंसर होगा 2 नंबर नील। अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हुआंगो नदी चीन में है, चीन में बहती है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। बिहार में विश्वासघाती नदी कोसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा
कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर राइन नदी। अगला प्रश्न है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर श्रीलंका। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? आंसर होगा 2 नंबर गंगा को। आगे प्रश्न है, नेफोमीटर में निम्न में किसका मापन किया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर बादलों की दिशा व गति। आगे प्रश्न है, ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? आंसर होगा 2 नंबर पवन की गति। आगे प्रश्न है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर चक्रवातों की शक्ति। अगला प्रश्न है, लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है और सुमेलित को ढूंढना है? 18 का हो जाएगा 3 नंबर एक्टिनोमीटर पदार्थों की शीतलता। आगे प्रश्न है, इग्रोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? आंसर होगा 1 नंबर जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल। आगे प्रश्न है, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्लाइमोग्राफ। आगे प्रश्न है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑपिसोमीटर। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता करता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर वायु में आर्द्रता मापने हेतु। अगला प्रश्न है, मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, समशीतकाल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 2 नंबर इग्रोग्राफ पर। आगे प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर भूकंप के झटके। आगे प्रश्न है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर एंटवर्प। अगला प्रश्न है, हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? आंसर होगा 3 नंबर अफ्रीका। अगला प्रश्न है, आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? आंसर हो जाएगा 39 का 4 नंबर दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर रूस। आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर हीरा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे घनी पहाड़ी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 42 का 1 नंबर बूटे पहाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर दक्षिण अफ्रीका को जोहान्सबर्ग हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं? आंसर हो जाएगा 3 नंबर ब्राजील एवं चीन। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं? आंसर होगा 4 नंबर जस्ता एवं सीसा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? 46 का होगा 3 नंबर सीसा एवं जस्ता। आगे प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? आंसर हो जाएगा 2 नंबर चिली का पठार। अगला प्रश्न है, बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर टीन। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर चीन। आगे प्रश्न है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर जापान में। लाई प्रजाति। अगला प्रश्न है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर म्यांमार में। अगला प्रश्न है, ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा 3 नंबर फ्रांस में।
अगला प्रश्न है माओरी जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है सेमांग जनजाति का निवास है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर मलेशिया में। आगे प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा 2 नंबर फिलीपींस में। अगला प्रश्न है अफिरदिस जनजाति का निवास क्षेत्र है। जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में आते ही आते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। अफिरदिस जनजाति का निवास क्षेत्र है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर पाकिस्तान। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर एब्रोजिन्स। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर माओरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर हौसा। आगे प्रश्न है जापान का डेट्रायट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर नगोया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रायट कहा जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रायट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर विंडसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रायट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर ट्यूरिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रायट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर गोर्की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इससे भी एक प्रश्न आते हैं, इसे भी ध्यान से देखिएगा। आंसर हो जाएगा 3 नंबर टूला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? आंसर होगा 3 नंबर हैमिल्टन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर इवानोवो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर ओसाका। आगे प्रश्न है किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर ओसाका। आगे प्रश्न है किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, 4 नंबर। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर है 1 नंबर कानपुर। अगला प्रश्न है किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर होगा 1 नंबर कोयम्बटूर। आगे प्रश्न है बंदरगाह से संबंधित है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है नुआवा सवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर होगा मुंबई में, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। आगे प्रश्न है भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर विशाखापत्तनम में। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर बेंगलुरु। आगे प्रश्न है कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर नदिया। आगे प्रश्न है सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर 434। आगे प्रश्न है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर सदिया धुबरी। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर मुंबई में, महाराष्ट्र में। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर महानदी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर चेन्नई। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर जामनगर, जबकि ओखा, पोरबंदर एवं वेरावल ये सब गुजरात का बंदरगाह कस्बा है। आगे प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर मन्नार की खाड़ी और पाकी खाड़ी। तो यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी से भी 100 प्रश्न लगभग कंप्लीट हो चुका है। आगे करेंगे साइंस का आएगा। साइंस में सबसे पहले फिजिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 100 प्रश्न जियोग्राफी से भी कंप्लीट हो गया और टोटल 500 से ज़्यादा प्रश्न जनरल नॉलेज से इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। आगे इस वीडियो का पार्ट 2 भी चैनल के प्लेलिस्ट में सेव है। प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आगे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।